नमस्कार, रिपोर्टर्स लाइव में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को इंडिया बनाम भारत पर बयानबाजी न करने के साथ ही सनातन धर्म पर तथ्यों के साथ जवाब देने की बात कही है। पूरी खबर पर जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। वहीं जानकारी निकलकर सामने आई है कि संसद का जो 18 से 22 सितंबर तक सत्र है वो पुरानी भवन में चलेगा, पुरानी बिल्डिंग में चलेगा। वहीं 19 से 22 सितंबर तक नए भवन में सत्र चलाया जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन ये नए भवन में इसका स्वागत सत्र चलेगा। इसके चलते आपको बता दें, इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वहीं कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को भी लेकर इस मॉनसून सत्र में चर्चा हो सकती है। वहीं इसके अलावा कई तमाम मुद्दे भी निकलकर सामने आए हैं कि इन मुद्दों पर इस सत्र में चर्चा हो सकती है। आपको बता दें, नए भवन का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने 29 मई को किया था, जिसके तहत सेंट्रल विस्टा के तहत इसको बनाया गया था। 1937 करोड़ में इसकी लागत आई थी। वहीं इस भवन को 29 महीनों में बनकर तैयार किया गया था। तो फिलहाल अब देखना होगा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसको लेकर तमाम तरह की कयास लगाए जा रहे हैं कि इस विशेष सत्र में क्या कुछ अहम रहने वाला है। कई मुद्दों निकलकर सामने आए। तमाम विपक्ष की पार्टियां भी इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही हैं कि अभी तक इसको लेकर कोई एजेंडा सामने नहीं किया गया है कि आखिरकार ये इस विशेष सत्र के मुद्दों पर बुलाया गया है। इसके तरह के कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियां इसको लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। वही अब देखना होगा कि आखिरकार ये 5 दिनों का जो सत्र है उसमें क्या कुछ विशेष खास रहने वाला है। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी। इंडिया बनाम भारत विवाद पर जारी सियासत पर अब अधीर रंजन चौधरी ने भी अपना बयान जारी कर दिया है। खबर को विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील चौहान। भारत नाम को लेकर विवाद लगातार अब बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें, अब अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने इसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर इतनी भारत नाम को लेकर आपको अग्रसर हो रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति है वो भी अंग्रेजों का ही बना हुआ है और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को गोला से उड़ा दो अगर आपको इतनी ही आपत्ति इस पर हो रही है। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति आजादी के बाद बना, राष्ट्रपति भवन आजादी के बाद इसका नाम दिया गया। तमाम सवाल केंद्र सरकार पर अधीर रंजन चौधरी ने खड़े किए हैं। अब सवाल इस बात का निकल कर आता है कि बीजेपी की तरफ से भी इस पर पलटवार होता जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि लगातार हम इस पर काम करेंगे और 19 तारीख को जो नए संसद भवन में सत्र चलेगा उसको लेकर इस पर सियासत भी गर्म होती दिखाई देगी, क्योंकि जो लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। और आपको बता दें, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को लेकर जो बात अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, उनका कहना है कि इसको गोला से उड़ा देना चाहिए और पूरा ये देखा जाए राष्ट्रपति भवन पहले इसमें वायसराय हाउस कहा जाता था, माउंटबेटन और लॉर्ड इवन इसमें रहा करते थे। तो लगातार अधीर रंजन चौधरी का यही कहना है कि इतनी नफरत है तो सब कुछ मिटा दो, गोला से उड़ा दो। कैमरामैन निक्की के साथ मैं सुनील चौहान, इंडिया वॉइस, नोएडा। दिल्ली में आयोजित G20 के दौरान कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। बता दें कि 8 से लेकर 9-10 दिसंबर तक तमाम स्कूलों को बंद करने के भी ऐलान कर दिए गए हैं। सरकारी जो कामकाज के लिए लोग आते थे, दफ्तर के लिए आते थे, उनको भी बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी अपील की जा रही है कि आखिरकार इस तरह दिन जो लोग अपने कम से कम घर पे घर रहे हैं और कम से कम लोग घरों से बाहर निकले, किस तरीके से देखा जाए G20 सम्मेलन को लेकर जहां तमाम देश के ऐसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ऐसे प्रतिनिधि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो G20 सम्मेलन को लेते हुए लगातार पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। व्यवस्था के लिहाजे से चप्पे चप्पे पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसी दौरान कुछ जरूरी कामों को छोड़कर दिल्ली NCR में कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी कड़ी में गाड़ियों का आवागमन को लेकर भी दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एडवाइजर जारी की गई है। विभाग द्वारा जारी एडवाइजर के मुताबिक दिल्ली के मथुरा रोड से आश्रम चौक से आगे भैरव रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर से कोई भी माल वाहन, वाणिज्य वाहन, अंतर्राज्यीय बस और इंटर स्टेट सिटी बसों के आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध 7 सितम्बर से लेकर 8 सितंबर 2023 की रात 12 बजे से 10 सितंबर 2023 रात 12 बजे तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। जिस तरीके से G20 सम्मेलन को लेकर जो सम्मेलन है वो दिल्ली के अंदर होने जा रहा है, तो उसको देखते हुए तमाम ऐसे रोडों को बंद कर दिया गया है, ऐसे सरकारी दफ्तरों को बंद किया गया और साथ ही स्कूलों को, कॉलेजों को भी बंद किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद बता दिया जाए कि जिस तरीके से जो है रात
10 सितंबर से लेकर रात 12 बजे तक ये रोड जो है बंद रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो है अगली बार से इन्हें खोला जाएगा। लेकिन उसके बाद बता दें कि जिस तरीके से G26 सम्मेलन लगा होने जा रहा है, तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की लिहाजे की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार हो गई है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी। आगामी विशेष सत्र का कामकाज 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में होगा, लेकिन इसके बाद 19 सितंबर से नए संसद भवन में कामकाज की शुरुआत होगी। खबर पर जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। वहीं जानकारी निकलकर सामने आई है कि संसद का जो 18 से 22 सितंबर तक सत्र है वो पुरानी भवन में चलेगा, पुरानी बिल्डिंग में चलेगा। वहीं 19 से 22 सितंबर तक नए भवन में सत्र चलाया जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन ये नए भवन में इसका स्वागत सत्र चलेगा। इसके चलते आपको बता दें, इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वहीं कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को भी लेकर इस मॉनसून सत्र में चर्चा हो सकती है। वहीं इसके अलावा कई तमाम मुद्दे भी निकलकर सामने आए हैं कि इन मुद्दों पर इस सत्र में चर्चा हो सकती है। आपको बता दें, नए भवन का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने 29 मई को किया था, जिसके तहत सेंट्रल विस्टा के तहत इसको बनाया गया था। 1937 करोड़ में इसकी लागत आई थी। वहीं इस भवन को 29 महीनों में बनकर तैयार किया गया था। तो फिलहाल अब देखना होगा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसको लेकर तमाम तरह की कयास लगाए जा रहे हैं कि इस विशेष सत्र में क्या कुछ अहम रहने वाला है। कई मुद्दों निकल कर सामने आए। तमाम विपक्ष की पार्टियां भी इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही हैं कि अभी तक इसको लेकर कोई एजेंडा सामने नहीं किया गया है कि आखिरकार ये इस विशेष सत्र के मुद्दों पर बुलाया गया है। इसके तरह के कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियां इसको लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। वही अब देखना होगा कि आखिरकार ये 5 दिनों का जो सत्र है उसमें क्या कुछ विशेष खास रहने वाला है। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी। आगामी विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जूही सिंह। संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना है, जो कि 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक चलेगा। इसको लेकर जो है कांग्रेस सदस्यीय दल की मुखिया यानी सोनिया गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने उनसे ये सवाल किए हैं कि यह किस वजह से जो है यह सत्र बुलाया जा रहा है, क्योंकि उनके पास एजेंडे नहीं है और उन्होंने एजेंडे की सरकार से मांग की है। आपको बता दें कि फिलहाल जो है ये सत्र क्यों बुलाया जाए, इसको लेकर सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी जो है खुलासा नहीं किया गया है। सोनिया गांधी ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर ये कहा है कि ये जो सत्र है वो बिना किसी अन्य राजनीतिक दलों के विचार विमर्श या उनसे बातचीत किए बिना बुलाई जा रही है। हमारे पास इसमें बातचीत के लिए कोई एजेंडे नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को जो है इसमें शामिल किया है, जिसमें मणिपुर हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई के अलावा जो है कई अन्य 9 मुद्दे को शामिल किया है। सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कि विपक्ष को केवल इसकी जानकारी मिली थी कि सरकारी कामकाज के लिए ही जो है ये संसद के 5 दिन आवंटित किए गए हैं। उन्होंने अपने पत्र में विपक्ष के 9 सूत्रीय एजेंडे को पीएम के समक्ष रखा है। बार मानसून सत्र के दौरान जो है संसद में विपक्ष के मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार जो है हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते संसद के शुरुआती जो 10 दिन रहे वो काफी ज्यादा हंगामे से भरा हुआ रहा। एक एक करके जो है बार बार संसद की कार्रवाई जो स्थगित कर दी गई, जिसके बाद आखिरी दिन जो है कार्रवाई जारी रही, जिसमें कुछ बिलों को पास कराया गया, जैसे कि दिल्ली का जो बिल था उसको पास कराया गया। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मामले रहे जो लंबित हो गए और इस विशेष सत्र को लेकर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार जो है इस विशेष सत्र के दौरान जो है जो लंबित मामले हैं उनको पास करवाना चाहती है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही। सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर उदयनिधि स्टालिन और प्रियांक खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी जूही सिंह। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का सनातन धर्म को लेकर दिया गया विवादित बयान जो है काफी ज्यादा गर्म है। इस पर लगातार जो है पक्ष विपक्ष के बीच वार जो है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल सनातन धर्म को उदयनिधि ने जो है इसकी तुलना बीमारियों से कर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी है और इसे खत्म कर देना चाहिए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के रामपुर में जो है इन दोनों नेताओं के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई गई है, जहां 2 वकीलों ने उन पर जो है धारा 153, 295 और 300 के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन्होंने ऐसे बयान देकर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया है।
इससे जो है लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। स्टालिन जिस विशेष धर्म समुदाय को मानते हैं उसको पूरे भारत पर जो है थोप देना चाहते हैं। इससे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म के प्रति उनके मन में पूरा निरादर का भाव है। वो सनातन धर्म को नहीं मानते, इसके साथ ही वह सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहते हैं। वो कहना है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे पर आईपीसी धारा 153A, 295A के तहत जो है केस दर्ज किया गया है और इसमें कानून के नियमानुसार वो कार्रवाई चाहते हैं। आपको बता दें, जहां एक और उदयनिधि ने इसकी तुलना जो है सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी, तो वहीं जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने इसको लेकर जो है विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी ऐसा धर्म जो आपको जो है समान अधिकार नहीं देता है वह बीमारी के ही समान है। कैमरामैन निकी के साथ मैं मैनपुरी में अधिवक्ता हड़ताल लगातार जारी है। खबर पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। हापुड़ में घटना होने के बाद अधिवक्ताओं का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं मैनपुरी में भी लगातार कल जहां पुतला दहन कार्यक्रम किया गया डीजीपी का और पूर्व प्रमुख सचिव का, मैनपुरी के दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ यादव के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। आज वहीं उनकी शुद्धि बुद्धि के लिए हवन का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो वहीं अधिवक्ताओं ने कहा है कि उनके जिस तरह से पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गई, उस घटना से पूरे अधिवक्ताओं में पूरे रोष व्याप्त हुआ है। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, इसके कलम बंद हड़ताल के बाद विरोध प्रदर्शन जारी बना हुआ है। और जो बार काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सभी जनपदों में अभी अधिवक्ता कार्य पर नहीं है, स्ट्राइक लगातार जारी है और भी आगे बढ़ सकती है। तो वहीं सौरभ यादव अध्यक्ष दीवानी बार एसोसिएशन के सचिव, दोनों ही पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिवक्ताओं के साथ आए दिन ऐसी घटना होती रहती हैं, मगर प्रशासन के लोग हैं कि आंखें बंद कर बैठे रहते हैं। मगर इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अधिवक्ता लगातार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। डोईवाला के वकीलों ने पुलिस की निंदा की है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता राजकुमार। वकीलों के ऊपर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया था उसके खिलाफ डोईवाला के वकीलों ने भी नाराजगी जताई है और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन भेजा एसडीएम के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि जो उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वकीलों पर जो लाठीचार्ज हुआ है वो गलत है। इसी के अलावा देहरादून में भी जिस तरीके से वकीलों को निशाना बनाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, उस पर भी कड़ी आपत्ति जताते हुए वकीलों ने कहा कि इस तरीके से अगर पुलिस उत्पीड़न करेगी वकीलों का तो वह मजबूर होकर वकीलों को अपना बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो वकील है वो समाज के हित में काम करता है, संविधान को बचाने का काम करता है, अपने क्लाइंट के लिए काम करता है। तो वकील काफ़ी नाराज थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हंगामे की इस बात को लेकर किया कि उत्तर प्रदेश में वकीलों के साथ मारपीट की गई है, महिला वकीलों के साथ भी कहीं ना कहीं अभद्र व्यवहार हुआ है। तो इसको लेकर वकीलों ने अपनी नाराजगी जताई है और क्योंकि ये एक दिवसीय सांकेतिक धरना था, उन्होंने साफ कर दिया कि अगर पुलिस के खिलाफ शासन ने कार्रवाई नहीं की तो वकीलों को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। हरदोई में अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। महिला को गोली मार दी जाती है। आपको बता दें कि पूरा मामला हरदोई जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर महिला घर से शाम को कूड़ा फेंकने जाती है और घर के पीछे ही उसके बाएं कंधे पे गोली मार दी जाती है। हालांकि वहां पे जो लोग मौजूद होते हैं वो लोग उनको तत्काल प्रभाव से वहां से उनको जिला अस्पताल के लेके जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस वहां छानबीन में लग जाती है। महज आपको बता दें, और हमलावर गोली मारकर वहां से फरार भी हो जाते हैं। मुश्किल से 200 कदम की दूरी पर वहां पुलिस पिकेट का बुत बना हुआ है, लेकिन पुलिस हमलावरों को पकड़ नहीं पाती है। ये तो कहीं ना कहीं ये बात तो सामने नजर आ रही है कि पुलिस पे सवालिया तो उठ ही रहे हैं कि शाम के वक्त अगर घर से निकलना है तो अपने आप को बचा कर निकलना है, या तो घर से ना निकलिए, क्योंकि हमलावर आते हैं और महिला को गोली मारकर चले जाते हैं। ये पुलिस पे सवाल उठ रहा है, लेकिन अभी तक इस पे पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिरकार कौन थे वो लोग और क्यों हमला किया और क्यों महिला को गोली मारी है। अब देखना ये होगा कि हरदोई पुलिस कितनी जल्दी इन आरोपियों को पकड़ पाएगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। रायबरेली में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में संघर्ष देखने को मिला है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। सरकार के द्वारा भले ही अपराधियों व दबंगों पर लगाम लगाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हों, लेकिन इसका कोई असर रायबरेली में नहीं देखने को मिल रहा है। बता दें कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो
लगातार खाकी को चुनौती देने वाली हैं। ताजा मामला रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के नौरन सिंह मजरे आलमपुर का आया है, जिस वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से मानवता को तार तार करने वाला वीडियो है और इसमें महिलाएं व आदमी जमकर लाठी डंडे एक दूसरे पर चला रहे हैं, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि ये पूरा मामला रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर सरेआम दबंगों की दबंगई देखने को मिल सकती है और इस तस्वीर में महिलाएं भी साफ तौर पे देखी जा सकती हैं। आपको बता दें कि ये मामला पूरा जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसके बाद वहां की स्थानीय पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया और न ही दबंगों पर किसी प्रकार की कार्यवाही की गई है। बता दें कि ऐसे मामले कई बार सामने आए हैं जो मानवता को तार तार करने वाले और दबंगई सरेआम देखने को मिल रही है, लेकिन रायबरेली पुलिस अभी भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। इसका ये मतलब होता है कि रायबरेली जिले में अभी भी पुलिस का इकबाल नहीं देखने को मिल रहा है, न ही अभी तक खाकी अपना इकबाल कायम कर पाई है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस से पूछताछ करने का प्रयास किया गया तो पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि वीडियो के आधार पर दबंगों की पहचान की जा रही है और इसके बाद जल्द ही दबंग जो हैं उनको गिरफ्तार करके विधिक कार्यवाही की जाएगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। मुरादाबाद में अजीम कुरैशी को बहिष्कार करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शारिक सिद्दीकी। मुरादाबाद जनपद के गलशहीद इलाके के रहने वाले अजीम कुरैशी जो भाजपा नेता हैं, उनके द्वारा मुरादाबाद जनपद में एक यात्रा के दौरान रथ को खींचा गया था, जिसके बाद उनके बहिष्कार के ऑडियो और वो फोटो वायरल किए गए थे। जिस पूरे प्रकरण में अजीम कुरैशी के द्वारा मुरादाबाद जनपद में भाजपा नेताओं से भी मामले की शिकायत की है और इस पूरे प्रकरण में कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के गलशहीद का है, जहां पर मुरादाबाद जनपद के गलशहीद इलाके के रहने वाले नेता के द्वारा इस पूरे प्रकरण में शिकायत भी की गई है। मामले का संज्ञान भी मुरादाबाद जनपद में भाजपा के कई नेताओं के द्वारा लिया गया है। दरअसल अजीम कुरैशी कांवड़ यात्रा में कांवड़ यात्रियों के सेवा कर रहे थे, जिसके बाद उनके बहिष्कार का मामला मुरादाबाद में सामने आया है। शारिक सिद्दीकी, मुरादाबाद। मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने गरीब बस्ती के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर और कुछ छात्र छात्राओं ने एक बड़ा मुहिम चलाया, जो गरीब बस्ती में जाकर, जो ऐसा गरीब, जो महादलित बस्ती में जाकर उन्होंने बच्चे को शिक्षा देने की सिखा रही है। आइए पूरा मामला बता दें। मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा हर गांव में जाकर, जहां गरीब बस्ती, जहां महादलित बस्ती, जो बच्चे कभी पढ़े लिखे नहीं थे, कलम कॉपी की भी नहीं देख पाए, और से बच्चे को आज केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुछ शिक्षक शिक्षिका द्वारा जाकर गांव में कॉपी वितरण किया गया। वहीं आपको बता दें कि एक बड़ा मुहिम है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के हर बच्चे महादलित के पढ़ने लिखने की आवश्यकता है। वहीं बच्चे को देखा गया, इतनी खुशी मिली कि जो देखकर लोग अचंभव कर रहे थे कि ऐसा बच्चे को अगर शुरू से ठीक किया जाए तो बच्चे पढ़ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि हर नेता हर ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा मुहिम नहीं चला। ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो है, ये कोई सरकारी पैसा से नहीं, अपने निजी पैसा से कॉपी कलम किताब बांट रहे हैं। यहाँ तक कि महिला प्रोफेसर अपने निजी पैसा से सैनी पैड लेकर कुछ महिलाओं, कुछ ग्रामीण महिलाओं को भी बांट रही है। इसलिए लोगों को जागरूक कर रही है कि सैनी पैड की भी इस्तेमाल करें, ताकि गंदगी से बचेंगे। और जिसको लेकर बच्चे और महिलाएं खुश है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को चलो ऐसा काम करके दिखा रहा है कि जो कभी कोई सोचा नहीं था। लेकिन बच्चे में खुशी इतनी है कि जो कहा नहीं जा सकता। आपको मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मुरादाबाद में बसपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री के पुत्र को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शारिक सिद्दीकी। जनपद के
कुंदरकी थाना इलाके में एक मामला सामने आया जिसमें बसपा नेता और पूर्व मंत्री, बसपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे, उनके बेटे के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला को गिरफ्तार करते हुए मुरादाबाद जनपद में पुलिस के द्वारा जेल भेजने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। दरअसल पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर कुंदरकी थाने में बसपा के पूर्व मंत्री के बेटे के द्वारा शिकायत की गई थी, जिनकी शिकायत पर मुरादाबाद जनपद में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस के द्वारा कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। शारिक सिद्दीकी, मुरादाबाद। कर्णप्रयाग में मोटर मार्ग निर्माण कार्य के चलते रोजगार पर संकट आ गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता दीपक शाह। के चलते व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के चलते जो फिलिंग जारी है उससे व्यापारियों की दुकानें नीचे आ गई है, जिससे कि व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। इस संबंध में आज नगर के व्यापारियों द्वारा अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग विभाग से वार्ता की गई। व्यापारियों का कहना है कि विभाग को सड़क के बराबर फिलिंग करनी चाहिए ताकि लोगों का व्यापार चल सके। विभाग से इंडिया वॉइस के लिए। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।